कंगना रनावत एक ऐसी लड़की जिसकी जिंदगी में कभी कंट्रोवर्सीज नहीं आता, बल्कि कंट्रोवर्सी से ही इनकी पूरी जिंदगी चलता है। पहले अपने गॉडफादर के साथ कंट्रोवर्सी, फिर ऋतिक वाला कंट्रोवर्सी, और अब ये। इन तीनों कंट्रोवर्सीज में से अगर तुम कोई भी एक कंट्रोवर्सी की जिंदगी से बाहर निकाल देते हो, इसके पास बस अपना एक बदबूदार करियर बचेगा, जिसका ये बत्ती बनाकर सही जगह पर डालने के अलावा और कुछ भी नहीं कर सकते। इन शॉर्ट, इनकी गिनती भी बॉलीवुड के उन वीआईपी लोगों में होता है जो अपने कामों से ज्यादा बकचोदियों की वजह से जाने जाते हैं। एक्सक्यूज मी, आप भी? जो इतनी ज्यादा पॉपुलर है कि बॉलीवुड वालों ने इसके नाम पर एक गाना भी बना कर रखा है। बोले चूतिया बोले कंगना। अच्छा, बोले चूतिया नहीं, बोले चूड़िया। और ये दीदी जितनी अच्छी एक्ट्रेस है, उतनी ही अच्छी एक क्रेडिट चोर एंड फ्रॉड भी है, क्योंकि अपनी मूवी मणिकर्णिका के दौरान इन्होंने अपना मुंह फट मुंह फाड़ के सबको ये बताया था कि उस मूवी को उन्होंने खुद अपने हाथों से डायरेक्ट किया है। लेकिन मूवी रिलीज होने के बाद पब्लिक के सामने कोई और ही कहानी आता है। It's up to a director. I was the director. Sir, you see the teaser. Until October 1st, I was the director. When the trailer come, my name and it came under. एंड इसी मूवी में सोनू सूद ने भी काम किया था, और फिल्म की एडिटिंग के दौरान दीदी ने सोनू सूद के सारे सीन्स मूवी से हटा दिया। The way it was edited, the way the scenes that we shot were missing in the thing, so that really disturbed me. और उसके जस्टिफिकेशन में दीदी ने ये बताया कि सोनू सूद को एक लेडी डायरेक्टर के अंदर काम करना पसंद नहीं आया था, इसलिए उन्होंने मूवी से स्टेप आउट कर लिया, जो कि एक बहुत ही वाहियात सा जस्टिफिकेशन था, बिकॉज मूवी का डायरेक्टर कोई फीमेल नहीं मेल था। एंड उससे पहले वो हैप्पी न्यू ईयर मूवी में भी काम कर चुका है, जिसे एक फीमेल डायरेक्टर ने डायरेक्ट किया है। लेडी डायरेक्टर होने की वजह से उसने मूवी से स्टेप आउट किया, इसका तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। या फिर ये भी हो सकता है कि दीदी के हिसाब से फराह खान कोई लेडी है ही नहीं। एंड उसी मूवी में एक और एक्ट्रेस भी थी जिसका नाम था मिष्टी चक्रवर्ती, उसके भी सारे सीन्स दीदी ने कट करवा दिया, और लोग जब इससे रिलेटेड सवाल पूछने लगे तब दीदी का जवाब कुछ ऐसा था। मिष्टी चक्रवर्ती क्या कह रही है कि मैंने काशी बाई का किरदार निभाया है, किरदार तो निभा लिया लेकिन मेरे किरदार को काटा गया है। देखिए, लेकिन मेरे को एक बात बताइए, जिसने भी ये फिल्म देखी है उसने कहा ये अब तक की सबसे बेहतरीन ऐतिहासिक फिल्म बनी है। ठीक है, ठीक है। सो ये किसने बनाई? मैंने बनाई है ना। मैं छोटे मोटे एक्टरों को जिनको एक्टिंग नहीं आती उनको रखूं, छोटे मोटे एक्टरों को जिनको एक्टिंग नहीं आती उनको रखूं। अब अगर यही सेम हरकत अगर कोई हमारी दीदी के साथ पेल देता ना, तो दीदी उसके नाम पे 4-5 69 सेकंड्स की एमएमएस बनाकर रोना तो करते ही ऊपर से केस भी कर देती वो अलग से, क्योंकि इनको ये गलतफहमी है कि ये जब हकती है तब सोना निकलता है, कोई दूसरा हगे तो। अब तो मैं इनके पीछे पड़ जाऊंगी और मैं इनकी वाट लगा दूंगी, एक एक को एक्सपोज करूंगी। भाई साहब कुछ ज्यादा नहीं हो गया ये? मतलब कुछ भी। तो आओ आप इसकी बदबूदार जिंदगी को हम थोड़ा शुरू से खोलकर देखते हैं। तो इन मैडम की माने तो 14 साल की उम्र में ये अपने घर से भागी थी, क्योंकि इनको बचपन से एक्ट्रेस बनने का शौक था। अब एक्ट्रेस तो कोई ऐसे भागते भागते नहीं बन सकती, उसके लिए गांड तोड़ मेहनत करना पड़ता है। इसीलिए दीदी ने भी आदित्य पंचोली के साथ मिलकर पलंग तोड़ मेहनत किया। और उसकी इतनी गहरी डेडिकेशन को देखकर आदित्य पंचोली ने उसे बॉलीवुड में इंट्रोड्यूस करवा दिया, और हमारे महेश भोसड़ी वाले जी ने उसे लॉन्च भी कर दिया। समझ रहे हो ना? क्योंकि मुझे तो नहीं लगता ये बुढ़ियों की जोड़ी से किसी को ऐसे ही फ्री में लॉन्च कर सकता है। यार हमें क्या, तो ऐसे ही हार्डवर्क और स्ट्रगल करते करते आखिरकार हमारी दीदी एक बी ग्रेड सेलिब्रिटी बन ही जाती है। कैसी अपमानजनक बातें कर रहा है लड़का ये? अरे भोसड़ी वाले चचा, कोई अपमानजनक बातें नहीं कर रहा, क्योंकि तब दीदी के मूवीज ऐसे हुआ करते थे जिन्हें देखने का मजा थिएटर में कम और बाथरूम में ज्यादा आता था। तो थोड़ा सा बाथरूम वाली पॉपुलैरिटी कमा लेने के बाद हमारी नई नवेली सेलिब्रिटी उन्हीं लोगों को काटने के लिए दौड़ती है जिनके बदौलत ही दीदी ने स्टारडम के गटर में अपना पैर रखा था। एंड आदित्य पंचोली के ऊपर तो रेप केस भी कर देती है, हालांकि वो केस आज तक दीदी प्रूव नहीं कर सकी। बट अगर लड़की ने कह दिया कि उसके साथ जबरदस्ती हुआ है, वो हुआ ही है। हमारे यहाँ ऐसा ही होता फिर है। ये अपना दूसरा टारगेट बनाती है ऋतिक रोशन को। और दीदी के मुताबिक ऋतिक ने उसे 2014 में पेरिस में प्रपोज किया था, लेकिन ऋतिक अपना पासपोर्ट दिखाकर सबको ये बता देते हैं कि 2014 में वो पेरिस गया ही नहीं था। अब ये दूसरी बार नहीं था जब हमारी दीदी ने विदाउट एनी प्रूफ्स किसी के ऊपर कोई एलिगेशन लगा दिया हो। एग्जांपल के तौर पे तुम ये वीडियो देख सकते हो। I think we need to clear this. I think we need to clear this. I never spoke to you for 3 hours on your van. We did not have lunch. I never messaged you ever. I did my job. No, You messaged me. Kangna, I did not. I did not. Let's not. Kangna, if you can share the screenshot of my message, please. Of course I will, but I'm not here in some. That'll be wonderful. Of course I will, but I'm not here in some. That'll be wonderful. और स्टोरी में मजे की बात तो ये है, ऋतिक दीदी से 14 साल बड़ा एंड शादीशुदा था, और आदित्य पंचोली 24 साल बड़ा शादीशुदा और 2 बच्चों का बाप भी था। मतलब दीदी को लोंडो से ज्यादा तजुर्बा रखने वाले अंकल्स पर इंटरेस्ट है। अगर तुम्हें विश्वास नहीं होता तो गुटका किंग उर्फ अजय देवगन को ही देख लो। और एक बार तो हवस की चपेट में आकर दीदी ने ये तक बोल दिया था कि उन्हें रणवीर कपूर के साथ फिजिकल रिलेशनशिप चाहिए।
अरे यार कोई ईमेल करके बताओ इसे। सुअर भले ही बहुत कुछ खाता है, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं बनता ना कि वो कुछ भी खा लेगा। सही पकड़े हैं। तो इन्हीं सारी बकचोदियों के चलते दीदी ने पॉपुलैरिटी तो बहुत कमाया, लेकिन उसके साथ थोड़ा बहुत नेगेटिविटी भी आ गया था। तो उसी नेगेटिविटी को हटाने के लिए इनको एक ऐसा इशू चाहिए था जिससे बस पॉजिटिविटी आए। इसीलिए उन्होंने इस बार अपना टारगेट बनाया SSR केस को। और मैडम अपने इस प्लान में काफी हद तक कामयाब भी रही, क्योंकि पूरे इंडिया को ये लगने लगा था कि जंगलों में शेरनी हो या ना हो, लेकिन इंडियन ट्विटर और फेसबुक पे एक शेरनी जरूर एग्जिस्ट करती है। और किसी को इसका पता भी नहीं चला कि दीदी जस्टिस दिलवाने के बहाने बस अपने